हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक मैं कवर कर रहा हूं। इनफैक्ट ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले आपको देख के जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चाहे किसी भी बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के पीवाई को तो देख के जाओगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं देखा समझ में नहीं आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एनालाइज करो, क्वेश्चंस को देखो, एक ये रिवीजन। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, छप जाते हैं बिल्कुल उठ के यहीं से वहाँ एग्ज़ाम में। तो इसको किसी भी कीमत पे आप मिस नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र की ये बुक, जिसमें 69th बीपीएससी तक का कवर्ड है और पार्ट वाइज कवर है। हम लोग क्या है ना, पिछले वीडियो में हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो चलिए, एक मास्टर वीडियो होगी ये। चलिए टारगेट पेज पे चलते हैं और कवर करते हैं आज का अपना टारगेट। तो देखो, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है छिटपुट, एक आधा क्वेश्चन है प्री मिडिवल पीरियड के, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। प्री मिडिवल पीरियड के उसको भी देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। इपिग्राफिक रिकॉर्ड्स, जिसे हम इंक्रिप्शंस कहते हैं, सजेस्ट दैट इन एंशिएंट इंडिया द रूलर्स ऑफ बिहार हैड कॉन्टेक्ट विथ, आंसर होगा जावा सुमात्रा। अब देखो, एक्सप्लेनेशन में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल किंग देवपाल जो था, एक बुद्धिस्ट था। यही देवपाल है जिसने जो है, पाल किंग में देवपाल, जिसने गांव दान दिए थे। 5 गांव दान दे दिए थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जावा किंग बालपुत्र देव, जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करता था और जावा का ये शासक था, ठीक है। नालंदा बुद्धिस्ट विहार जो है नालंदा में, एक डेवलप करने के लिए 5 गांव दान दिए थे देवपाल ने। तो कह सकते हैं कि जो हमारा एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स है, इंक्रिप्शंस हैं, वो सजेस्ट करता है कि एंशिएंट इंडिया में हमारे रूलर्स का जो है संबंध था जावा सुमात्रा के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछेगा, ठीक है। सो इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिल्कुल गलत। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर जिले में प्रेजेंट डे लोकेटेड है। हुआ करता था, अब तो नहीं है, अब तो इसको तहस नहस कर दिया गया था। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला। विक्रमशिला को गोपाल वन ने क्या इस्टेब्लिश किया था, गलत। उदंतपुरी का जो है महाविहार, वो गोपाल वन ने किया था, ना कि, ठीक है, विक्रमशिला का। तो ये भी गलत हो गया। द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड हियर। फोर्थ कहते हैं अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वे आल्सो टॉट। ये तो सही है, चौथा तो सही है। पहला दूसरा गलत है दोस्तों। पहला दूसरा जहाँ भी होगा काट देना, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। सॉरी, पहला दूसरा गलत है, तो पहला दूसरा होना चाहिए दोनों में। तो ये इसमें खाली दूसरा, इसमें पहला है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर में लोकेटेड है, देख सकते हैं, एंड नॉट इन बांका डिस्ट्रिक्ट। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था और अच्छा शासक था। एंड गोपाल वन ने तो मैंने बता दिया ना कि इसने उदंतपुरी का जो है प्रेजेंट बिहार शरीफ में जो लोकेटेड हुआ करता था एक समय, वो वाला वो वाला बिहार जो है बौद्धिस्ट बिहार बनवाया था। अगला देखिए, विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला। आंसर होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, धर्मपाल। तो ये जो किंग है धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, इस्टेब्लिश किया था इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 770 से लेकर 810 एडी के बीच में। एंड विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये इट वाज डेवलप्ड एज द मेन सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो आंसर होगा अगेन धर्मपाल। पांचवा क्वेश्चन देखिए। द हुना किंग तोरामना वाज डिफीटेड बाय ओलिकारा किंग। द हुना किंग तोरामना वाज डिफीटेड बाय ओलिकारा किंग, आंसर होगा प्रकाश धर्मन। तोरमना वाज ए हुन किंग हु रूल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया।
Sanzeli inscription of Toramana speaks of his conquest and control over Malwa and Gujarat. His territory also included Uttar Pradesh, Rajasthan, Kashmir. According to Risthal inscription discovered in 1983, Huna king Toramana was defeated by Aulikara king Prakasa Dharma of Malwa. मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें मुस्लिम इन्वेशन देखेंगे ऑन इंडिया। मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे, उसमें स्टार्ट करेंगे मुस्लिम जो आक्रमण हुए भारत में उसके साथ। तो मोहम्मद गोरी ने ग्रांट किया था फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू होम, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यही है जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है। तो जब मोहम्मद गोरी जीत के गया तो उसने भारत का जो इक्ता है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया यहाँ पे। सो सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ गोरी, इक्ता सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश इन नॉर्थ इंडिया। इन 1192 AD, मोहम्मद सम ऑफ गोरी, मोहम्मद जो गोरी जिसे कहते हैं, अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1992 में, ठीक है, सॉरी 1192 1992 तो बहुत नया हो जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। Pleased with his work, Ghori appointed him as the administrator of the Kuhram and Samana. He had taken care of the administration of North Indian territory conquered by them as a representative of Ghori till 1206. During this period, Aibak also expanded Turkish power in northern India. दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टियों ने रूल किया, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और सुऑन, तुगलक, इसके बाद सैयद और आखिरी जो है इब्राहिम लोदी वाली लोदी डायनेस्टी। सो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत का ही शासन हुआ करता था, सल्तनत पीरियड कहते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही था ये, ठीक है, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने फाउंड भी किया था। द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी और नेम्ड गुलाम डायनेस्टी जिसे कहते हैं, या इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक हु रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210 AD एंड चौघन खेलते हुए घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर, दो ही वॉज अगली इन अपीयरेंस, दिखता अच्छा नहीं था। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव इन बिहेवियर, अच्छा नहीं दिखता था बट इंटेलिजेंट था, इम्प्रेसिव था। He was taken as a prisoner and sold to the Qazi of Nishapur named Fakhruddin as a slave in his childhood. He was taken care and provided with proper education and military training by the kind-hearted Qazi. But soon after the death of Qazi, his sons sold Aibak to Muhammad Ghori. Muhammad Ghori को बेचा और वहीं से इसकी किस्मत चमक गई। He was well versed with Islamic theology, horse riding and swordsmanship. Owing to his skills and qualities, he soon attracted the attention of his master and was appointed commander of a troop. Shortly afterwards battles, he was promoted to the post of Amir-e Ahur, the master of the royal stable. And when Ghori invaded India, Aibak came with his master and provided him his active support during the battles. The successes of his master by the large depended on his military skills, and Ghori was immensely pleaded with him and he appointed him his governor of the Indian Empire, जो कि finally in 1206 AD on his way to Ghazni, Ghori की देहांत हो गई। His empire was inherited by his slaves as he had no son to succeed him. Aibak जो था, who was a viceroy of his Indian Empire, was invited by Amirs of Lahore to assume the powers. He bestowed with the title Malik and Sipah Salar on himself. Muhammad Ghori had no male successor to inherit his empire, hence his nephew Ghiyasuddin Mahmud ascended the throne of Ghori after death of 1206 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर सवाल। His theory of kinship was based on the principles of prestige, power and justice. Who said these words about बलबन? बलबन ने किनशिप की एक थियरी लगाई थी जिसमें कहता था कि मैं भगवान के बराबर ही हूँ, मैं
मुझे भगवान कह लो, भगवान को भगवान कह लो, एक ही बात है। तो इसे किंगशिप कहा गया कि किंग से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये बात जो है बलबन के बारे में किसने कही थी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपने यात्रा विवृंत में लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी said about Balban, his theory of kingship was based on the principle of prestige, power and justice. It is noteworthy that Balban was a ruler of Delhi Sultanate during the Mamluk dynasty, also known as the slave dynasty. He adopted the policy of blood and iron. ठीक है, ब्लड एंड आयरन। नेक्स्ट देखिए, उसमें मतलब जो है ना, जो उस समय जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे दरबार में, उनको काफ़ी दबाया था इसने, नोबल्स जिनको बोलते थे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज लाख बख्श, तो मैंने आपको बताया ही था कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक विल बी द राइट आंसर। सो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया who ruled from his capital in Lahore. He was known as Lakh Baks because of his generosity. Fourth question देखेंगे, the Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Dar ul Islam. The Muslim ruler whose empire was regarded as the part of Dar ul Islam was, answer was C, Iltutmish. Iltutmish. So during the period of Iltutmish in 1229 AD, the Caliph of Baghdad gave khillat to Iltutmish. Now the Sultanate was theoretically part of the Dar ul Islam, subject to Caliph of Baghdad. Iltutmish इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा सी। ये देखो 67 BPSC में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक जो है मॉस्क है, और इसे बनवाया था किसने? लाख बख्श यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑल्सो कॉल्ड लाख बख्श, was the first Muslim ruler of India who ruled from his capital in Lahore. He patronized scholars such as Hassan Nizami and Fakhrai Mudabbir, both of whom dedicated their works to Aibak. Aibak was the first Muslim ruler who settled in India and ruled unlike the earlier Muslims who came and only raided and plundered. लूट पाट मचा के चले गए थे, लेकिन ये रहा था। Though his tenure was as a ruler was only for 4 years, and most of them were spent in dealing with the revolts of nobles like Tajuddin Ildiz, Nasiruddin Kabacha, and a few Hindu chiefs. He established a firm administrative system. He started the construction of Qawwat al-Islam Mosque, जो कि दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। He also laid the foundation of कुतुब मीनार, which was completed by successor, उसका जो है दामाद इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट किया गया। He was known as लाख बख्श for his generosity, बहुत दान करता था। He never took the title of sultan, but according to the question, A is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज, आंसर होगा लाहौर। डिस्कस भी किया था कि लाहौर से ही रूल करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। सो द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर इल्तुतमिश, जो कि दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। इल्तुतमिश अपॉइंटेड, और अच्छा देखो, इल्तुतमिश खुद भी एक स्लेव था। तो एक तो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, और उसका अगला सक्सेसर बना वो स्लेव का भी स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक का वो स्लेव था इल्तुतमिश। तो सेवों का स्लेव का स्लेव कहा जाता है, दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश अपॉइंटेड इज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू, आंसर होगा मलिक जानी, मलिक जानी। सो 1225 AD में इल्तुतमिश ने डिफीट किया हिसामुद्दीन आवाज़ को इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल नियर तेलियागढ़ी एंड एनेक्स्ड बिहार शरीफ एंड बाढ़। Awaz had accepted the subordination of Iltutmish. Iltutmish had appointed Malik Jani as the new Subedar of Bihar. 9th number question देखेंगे, who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king? ये इसका तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आंसर होगा बलबन। So Balban was the first ruler to propound the theory of kingship
Similar to the theory of divine rights of the king, he said Sultan is representative of God on the earth and his place comes after Paigambar. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा। सिजदा और पाइबोस, सिजदा और पाइबोस जो है दोस्तों, एक पाइबोस भी सिस्टम है। सिजदा का मतलब होता है कि आप जो है झुकें। अगर आप किंग के दरबार में जा रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, तो आप अपना जो है ऑटोमेटिकली अपना सिर झुकाएंगे, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सिजदा। और सुल्तान के कदम चूमना, उसको पाइबोस कहते हैं। दोनों सिस्टम जो है बलबन लेके आया था अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए। So Balban made some rules and regulations for his court and strictly enforced them. He introduced the ritual of sijda, that is greeting lying on ground, ठीक है, and paibos, kissing the feet of king. Next question लिखिए, which Delhi Sultanate is known for developing the blood and iron policy? आंसर होगा बलबन। बलबन इसका सही आंसर होगा। So Balban was the first ruler to propound the theory of kingship, similar to the theory of divine right of the kings. He said Sultan is representative of God on the earth and his place comes after Paigambara. It is said that he adopted the policy of blood and iron. 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल कहता है कि who among the following introduced the Persian festival Nowruz in India? वेरी फेमस, आंसर होगा बलबन है। पर्सियन फेस्टिवल जो है नवरोज भारत में लागू करवाया था बलबन ने। तो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था रिचुअल्स ऑफ सिजदा, जिसे ग्रीटिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड कहते हैं। पाइबोस भी यही लेके आया था, दैट इज किसिंग द फीट ऑफ द किंग इन हिज कोर्ट। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स टू सेलिब्रेट द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार? आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार? दोस्तों आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को तहस नहस कर दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। खैर देखो, इसका नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ए सिंपल स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, कनकर्ड बिहार बिटवीन 1193 AD टू 1203 AD। 10 साल में पूरा बिहार जीत लिया एंड कैप्चर द कैपिटल Udantapuri after destroying Nalanda and Vikramshila, Bihar. He invaded Bengal around 1202 से 1203 AD में. At that time the ruler there was Lakshman Sen. He escaped without fighting, भाग गया वो। The Turkish army entered the capital Nadia and looted badly. The city surrendered in the absence of the king and Lakshman Sen जो था वो fled कर गया and took refuge in the South Bengal and continued to rule there for some time. फेमस पर्शियन जो हिस्टोरियन है मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसकी एक बुक है तबकात नसीरी, उसमें ये सारा डिटेल हमें पता चलता है, तबकात नसीरी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा? हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड द पावर ऑफ खलीफा? आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो ऑल्टरनेटली नन ऑफ द सुल्तान अपोज द पावर ऑफ द खलीफ। Iltutmish had obtained recognition from the Khalifa, but Sultan Ghiyasuddin of Bengal had also obtained recognition from Khalifa. And by attacking him, Iltutmish had in a way opposed the power of Khalifa. Alauddin Khilji, Balban and Muhammad bin Tughlaq were practically independent rulers, but none opposed the power of authority of Khalif. So there was only Mubarak Khilji, who himself took the title of खलीफा उतुल्ला, दस ही अपोज द अथॉरिटी ऑफ खलीफ, और इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर होगा ई। तुगरील खान जो है दोस्तों, देखो तुगरील खान रेज्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन? आंसर होगा इसका बलबन के समय में, और इससे बलबन काफ़ी दुखी हुआ था। तुगरील खान इसका सबसे ट्रस्टेड बंदों में से एक था और इसी ने जो है रिवोल्ट कर दिया था, और वो भी बिहार बंगाल में। तो तुगरील खान रिवोल्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। दिस रिबेलियन टुक प्लेस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ आमिर खान इन बंगाल। ओवर टाइम तुगरील फ्लेड टू फियरिंग बलबन्स बंगाल कैंपेन, और खुद बलबन को जाना पड़ा था और उसको तुगरील खान को जो है मार दिया था बलबन ने। अब आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आता है दोस्तों।
तो खिलजी डायनेस्टी जो है दोस्तों देख सकते हैं, हु वाज डिप्यूटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुंद्रा बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत शासक था। इसने मलिक काफूर को जो है चुना था कि जा और द्वार समुंद्रा जो है उसको कॉन्क्वेस्ट में जीत ले। मलिक काफूर जो था, ही वॉज डिप्यूटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुंद्रा बाई अलाउद्दीन खिलजी एंड इन 1311 AD मलिक काफूर बिसीज्ड, मतलब उसने जीत लिया होशला कैपिटल द्वार समुंद्रा एंड डिफेंडिंग रूलर वीर बल्लाला तृतीय को सरेंडर करना पड़ा विदाउट मच रेजिस्टेंस। बल्लाला एग्रीड टू पे द दिल्ली सल्तनत एन एनुअल ट्रिब्यूट एंड सरेंडर्ड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। इतना कुछ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, when he attained kingship he was fully independent of from rules and orders of Shariat, for which सुल्तान बर्नी ने ये बात लिखी है बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखो दोस्तों, जियाउद्दीन जो बर्नी था, जियाउद्दीन बर्नी एक ट्रैवलर था, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में आया था। तो इसने लिखा, ही मेड अबव द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली who established the control of the state over religion. In this context, he said, explaining his theory, I don't know what is correct or incorrect by law. I only give a command which I understand suitable for the welfare of the state or special occasion. I don't know what will happen on final day of justice. Alauddin had made alive the thought of Balban, जो था theory of kingship. He used to believe in the universality of king who is only a representative of God on earth. He did not use to take the permission of Khalifa to expand his powers. That's why he never made a solicitation in front of Khalifa for recognition of his position. He called himself Yamin ul Khilafat Nasiri Amir ul Mumin. अलाउद्दीन फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उलेमाज ऑल्सो। तो एक तरीके से कह सकते हैं इंडिपेंडेंट टाइप का काम करता था ये। Thus to Alauddin belongs the credit of being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the church under the control of the state and to usher in factors that might make the state secular in theory. Who wrote these words? आंसर होगा इसका A.L. श्रीवास्तव। A.L. Srivastava writes about Alauddin Khilji that Alauddin was the first Turkish Sultan of Delhi to bring that church under the control of the state. चर्च को भी अंडर कंट्रोल कर दिया, बोला कि इसका कोई नहीं चलेगा, मैं जो बोलूँगा वही चलेगा। एंड टू असर इन फैक्टर दैट माइट मेक दैट स्टेट सेकुलर इन थियरी। अगर ताकतवर हो तो आप किसी भी चीज़ को सेकुलर बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, who reduced the khuts and mukdams to such a extent that their wives served in the houses of Muslims. Who reduced the khuts and mukdams to such a extent that their wives served in houses of Muslims? आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था, he took the authority of tax collection from the traditional tax officers, खुट, मुकदम एंड चौधरी। इनसे जो है टैक्स कलेक्शन का राइट ही छीन लिया। All their privileges were abolished and taxes were collected from them ruthlessly. Thus, in a language of Barni, they were reduced to the lowest of low in village society and their women were forced to work in the houses of Muslim for wages. Next देख लेंगे दोस्तों, who among army commanders of Alauddin Khilji died fighting against Mongols. मंगोलों से लड़ते हुए औरंगजेब का कौन सा कमांडर जो मारा गया था? तो इसका नाम है जफ़र खान। सो देख सकते हैं, जफ़र खान द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स। ही वॉज एन एक्सलेंट एंड करेजियस कमांडर ऑफ द टाइम। मंगोल्स वेर सो इम्प्रेस्ड बाई ब्रेवरी ऑफ जफ़र खान एंड परसिस्टेंस ऑफ खिलजीज आर्मी दैट दे बैक्ड डाउन बाई 30 miles. द ओरिजिनल नेम ऑफ जफ़र खान वॉज मियाँ यूसुफ हिज बरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौर। सी वॉज द वाइफ ऑफ, पद्मावत वाली पद्मिनी, सी वॉज द वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। ये मूवी भी देखी होगी आपने, समझ गए होंगे। खैर, द स्टोरी ऑफ पद्मिनी इज वेल डिपिक्टेड इन पद्मावत रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में लिखी गई थी ये।
According to this, Padmini was the wife of King Rana Ratan Singh. Amir Khusro mentioned the love story of Suleiman and Queen Saiba in his text and compared Alauddin with Suleiman and Padmini with Saiba. Probably presuming this, Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat and the story of Rana Ratan Singh and Queen Padmavati. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर सवाल कहता है कि हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन। देवगिरी जिसे दौलताबाद बनाया गया था बाद में, ये महाराष्ट्र में एक ज़िला था एंड इस पे इन्वेड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, भेजा था किसको, तो अच्छा खुद ही अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेशन किया था। तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। देखो, रामचंद्र देव वॉज द रूलर ऑफ द देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन। इन 1296 AD, द किंग ऑफ देवगिरी रामचंद्र देव, after the successful invasion of Alauddin Khilji, promised to send the revenue from Ilichpur every year, but during 1305-1306 AD, he did not send the tax to Delhi. Consequently, Alauddin sent an army under the leadership of Malik Kafur. अच्छा, मलिक काफूर को भेजा था टू अटैक देवगिरी इन 1307। किंग रामचंद्र देव जो है हार गया एंड सरेंडर किया। मलिक काफूर ने लूट किया पूरा देवगिरी को, बहुत सारा धन लूटा एंड टुक रामचंद्र देव इंक्लूडिंग हिज रिलेटिव्स टू दिल्ली। Alauddin behaved with dignity with Ramchandra Dev and gave him the title of Rai Ryan and sent him back to his state, offering 1 lakh golden tankas and Navsari district. Malik Kafur had also led a campaign against Shankar Dev, the son of Ramchandra, in 1312 AD. Next question देखिए, during the regime of which sultan was Khalisha land developed on the large scale? आंसर होगा again Alauddin Khilji. The main purpose of Alauddin behind the system of revenue and tax system was to establish a powerful autocratic state. He snatched all the lands from all those people who got the land as milk, that is property given by the state as prizes in Darat and pension, and Waqf also, land received in charity. Therefore, Khalisa land developed on a large scale. 9th number क्वेश्चन देखेंगे, हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड? आंसर होगा अगेन अलाउद्दीन खिलजी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत पीरियड में। आज की डेट में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलती है, PDS सिस्टम है, नीडी लोगों को अनाज दिया जाता है, लेकिन उस समय भी था दोस्तों, आप देख सकते हैं उस समय भी हुआ करता था। अब देखेंगे दोस्तों तुगलक डायनेस्टी के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? आंसर होगा इसका सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, he started some welfare programs for common people. He tried to solve the problem of unemployment by opening an office for appointment, that is employment office, and also appointed many qualified people by their qualification and merits. Next question देखिए, which of the following sultan had most number of slaves in his court? आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। इसने स्लेव्स के लिए ना अलग एक डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, बहुत लाइक करता था स्लेव्स को, एंड द नंबर ऑफ हिज स्लेव्स रीच्ड अप टू 1,80,000. ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर देम, दीवाने बंदागन, to take care of them. He kept his full attention about their education. Each slave was paid 10 to 100 tanka, and sometimes they also got estates. This hobby of Firoz proved detrimental to the state later on. Next question कहता है, which Delhi Sultan built the maximum number of canals? ये भी आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा नहर बनाने वाला कोई सुल्तान है इरिगेशन के लिए, वो था फिरोज शाह तुगलक। So Firoz Shah Tughlaq जो है, he is famous for building the biggest network of canals for irrigation purposes. They were Satluj to Ghagra canal 96 माइल का था, यमुना टू हिसार, ठीक है, 150 माइल का था, सिरमौर टू हंसी, ये भी हरियाणा में, घग्गर टू फिरोजाबाद
एंड यमुना टू फिरोजाबाद, ये सब जो है इसने बनवाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मीजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मीजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, आंसर होगा इसका भी फिरोज तुगलक। सो ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में इसका अच्छा खासा इंटरेस्ट था, फिरोज प्लांटेड 1200 न्यू orchards near Delhi and also restored 30 old gardens of Alauddin. He also took measures to improve the quality of fruits in his orchards. 5 नंबर सवाल देखेंगे, व्हाट वाज दर उल सफ़ा इस्टेब्लिश बाय फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दर उल सफ़ा जो बनाया गया था वो एक फ्री हॉस्पिटल हुआ करता था, फ्री हॉस्पिटल हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ओपन चैरिटेबल हॉस्पिटल नोन एज दर उल सफ़ा एंड ऑल्सो प्लेस्ड क्वालिफाइड हकीम्स इन इट, अच्छे खासे हकीम थे जो पढ़े लिखे उनको लगाता था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश चैरिटेबल हॉस्पिटल नेम दर उल सफ़ा, आंसर होगा इसका अगेन से फिरोज शाह तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर, तैमूर लंग के इन्वेशन के बाद जो है सैयद डायनेस्टी आ गई थी, क्योंकि जो है सैयद डायनेस्टी आई थी, खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी। सो द इन्वेशन ऑफ तैमूर 1398 में डिस्ट्रॉयड बोथ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 1412 AD। आफ्टर दैट दौलत खान जो था बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली 1413 AD में। हाउएवर खिज्र खान को माना जाता है, ही डिफीटेड दौलत खान who was the governor of Lahore appointed by Taimur. He founded the Sayyid dynasty 1414 AD में, 1414 AD में। तो अब हम देखेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। सैयद के बाद आती है आखिरी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी। इसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। आगरा को फाउंड किया था सिकंदर लोधी ने दोस्तों। टाउन जो है आगरा, आगरा का फाउंडर है सिकंदर लोधी। निज़ाम खान द थर्ड सन ऑफ बहलूल लोधी, जो कि फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, ही असेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल सिकंदर लोधी ऑन 17 जुलाई 1489 एंड सिकंदर लोधी वॉज द ग्रेटेस्ट एमंग द थ्री लोधी रूलर्स। सिकंदर लोधी इज स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा 1504 AD में with the purpose of controlling over the rulers of Rajasthan. His administration was noted for its efficiency. Roads were made safe and irrigational जो facilities they were provided for the benefits of the peasantry. He knew Persian poetry. He used to write poems under the nickname Gulrukhi. He was known to be kind of generous ruler who cared for his subjects. नेक्स्ट आता है दोस्तों विजयनगर एम्पायर। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीस। क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनी, आंसर होगा इसका हरिहर द्वितीय। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बुक्का, देखो विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन 1336 में पड़ा था। हरिहर और बुक्का नाम के दो लोगों ने इसको फाउंड किया था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बुक्का इन 1377 उसका सन जो था हरिहरा द्वितीय 1377 से 1404 के बीच में रूल किया। ही असेंडेड टू द थ्रोन। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज एंड कॉन्कर्ड द रीजन्स ऑफ केनारा एंड कर्नाटका को जो बोलते हैं आज के डेट में, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका। ही इज क्लैश्ड विथ बहमनी किंगडम एंड इन 1377 AD सुल्तान मुजाहिद जो है इन्वेडेड हिज किंगडम बट डिड नॉट सक्सीड। हिज मेजर अचीवमेंट वॉज विनिंग द बेलगाम एंड गोवा फ्रॉम बहमनी। ही वॉज डिवोटी ऑफ वीरूपक्षा फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, आंसर होगा हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का अभी बताया था मैंने कि 1336 AD में हरिहर और बुक्का नाम के दो लोगों ने जो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। So the Vijayanagar Empire was established during the reign of Muhammad bin Tughlaq in the year 1336 AD by two brothers named Harihara and Bukka. The capital of this kingdom was Hampi, जिसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं इस एम्पायर के, which was situated on the bank of Tungabhadra river. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, with whom the king of Vijayanagar कृष्णदेव राया fought the battle of Golconda. कुतुब कुली खान के साथ ये लड़ाई हुई थी कृष्णदेव राय की।
जो कि तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो द बैटल ऑफ गोलकोंडा वाज फॉट बिटवीन द किंग ऑफ विजयनगरा कृष्णदेव राया एंड सुल्तान ऑफ गोलकोंडा कुली कुतुब शाह। सुल्तान कुली कुतुब शाह जो था ही फाउंडेड द कुतुब शाही डायनेस्टी इन गोलकोंडा। कुली कुतुब शाह expanded his kingdom by capturing forts at Warangal, Konda, Vedu at the time when Krishnadevaya was busy fighting with the rulers of Odisha. Kuli's campaign जो था against Krishnadevaya continued but finally he was defeated by him. 4 नंबर सवाल देखो, which among the following kings reason Persian traveler Abdul Razak came to India? अब्दुल रजाक समरकंदी जो है दोस्तों ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। पर्शियन एम्बेसडर था ये अब्दुल रजाक समरकंदी। विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय द्वितीय। 1422 से लेकर 1446 के बीच में ये आया था। देवराय द्वितीय जो था वो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जबकि कृष्ण देव राय जो था वो तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो संगम, तुलुआ और सलुआ डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय विजयनगर एम्पायर में। अगला सवाल देखेंगे, विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565? तो बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का वार जो हुआ था, एक तरफ था विजयनगर एम्पायर के किंग में सबसे इम्पोर्टेंट कृष्णदेव राय और दूसरे तरफ जो थे वो जितने भी उस समय के आसपास के जो मुस्लिम शासक थे एक हो गए थे। सो द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में जो हुआ था, इट वॉज ए वाटर सेट बैटल। दिस वॉज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सुल्तानेट्स। सुल्तान जो थे डेक्कन में, रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ विजयनगर एंड इंडेड वीकनिंग one of the greatest Indian empires originating from the southern India before the Maratha Empire. Talikota is situated in North Karnataka near Vijaypur city. Next question देखेंगे दोस्तों, what was the chief characteristic of financial system of Vijayanagar Empire? What was the chief characteristics of the financial system of Vijayanagar Empire? आंसर होगा land revenue, land revenue. विजयनगर किंग जो थे, विजयनगर के किंग्स जो थे, दे एंजॉयड ए मैसिव इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक लैंड रेवेन्यू, वेल्थ टैक्स, ट्रेड टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स, टैक्स ऑन इंडस्ट्री, सोशल एंड कम्युनिटी टैक्स एंड फाइन चार्ज ऑन क्राइम. द मेन सोर्स ऑफ इनकम was from the land revenue, which was fixed after the land was measured and categorized. The tax, namely Sist, that is Rai Rekha, was the main source of income to the state. The revenue department was known as अठावने, अठावने बोला गया था इसको. द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन, आंसर होगा हम्पी में पाए गए हैं. द ruins of Hampi, that is situated in the central Karnataka, represents the ancient capital of Vijayanagara Empire. The Virupaksha temple located in Hampi was built during the Vijayanagar period. Hampi is a UNESCO World Heritage Site. 8वां क्वेश्चन देखेंगे, who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagalpuram near Vijayanagar after his mother's name? आंसर होगा A. हरिहरा. The suburban township of Nagalpuram near Vijayanagar was founded by Krishnadev Raya of the Vijayanagar Empire in the memory of his mother Nagala Devi. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए. एक्चुअली कृष्णदेव राय होगा, हरिहर नहीं होगा, कृष्णदेव राय होगा. दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे दोस्तों. दिल्ली सल्तनत में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन यूज होता था वो देखेंगे. पहला सवाल कहता है कि दिल्ली द सल्तनत ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकदम और चौधरी वाज यूज फॉर. ये लोग रेवेन्यू कलेक्टर्स टाइप के थे, विलेज हेडमैन हुआ करते थे और रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. तो आंसर होगा ये विलेज हेडमैन थे और रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे. So Mukdam or Chaudhary was village headman, and in this capacity only was the highest revenue authority in village and not just any revenue official or village accountant. Next question कहता है कि दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट जो था it was associated with, तो दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट था दोस्तों ये रिलेटेड था डिफेंस से, डिफेंस. सो द करेक्टली मैच डिपार्टमेंट जो होगा दीवाने अर्ज को कहा जाता था, इट डील्ड विद द मिलिट्री डिपार्टमेंट. दीवाने रिसालत था, डील्ड विद द रिलीजियस इशूज, मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन मैटर्स वगैरह भी देखा जाता था. दीवाने इंसा जो था दोस्तों इट डील्ड विद द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, और दीवाने विजारत जो था इट डील्ड विद द फाइनेंशियल मैटर्स.
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लेवीड ऑन द लैंड प्रोजेक्ट। आंसर होगा इसका डी, यानी कि 1 खराज, देन अशर और मुक्ताई। खम्स नहीं होगा। खम्स जो था दोस्तों, ये हिस्टोरिकली जो था, it was religious delegation of the Muslim army to pay 1/5 of the spoils of the war, the booty collected from non-believers after military campaigns. This tax was paid to the Caliph or the Sultan, representing the state of Islam. The rest of others are taxes levied on the land products. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जवाबित्स। जवाबित्स वेर कंसर्न्ड विथ, आंसर होगा स्टेट लॉज। जवाबित्स जो थे दे वर रिलेटेड टू द स्टेट लॉज इन एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी ऑफ सल्तनत पीरियड। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे। पांचवा नंबर सवाल कहता है कि क्वाइंस टंका एंड ससगानी एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो जीतल तो हम जानते हैं कि कॉपर का बना होता था, ठीक है, सिल्वर का बना होता था, उसे ससगानी कहते थे। तो आंसर होगा इसका ए। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ही स्टार्टेड द टंका एंड जीतल कॉइन्स। टंका और जीतल इन्हीं ने स्टार्ट किया था, मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द सल्तनत पीरियड। सहगानी वाज ऑल्सो ए सिल्वर कॉइन। द रेशियो ऑफ टंका एंड जीतल वाज 1:48। एक टंका जो होता था वो 48 जीतल के बराबर होता था। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। पहला सवाल कहता है कि द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी फॉर्म्स विच एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद। आंसर होगा इसका साउदर्न एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद। सो द बुलंद दरवाजा इज द 15 story high gateway that acts as the southern entrance of Fatehpur Sikri city. It is higher than the courtyard of the Jama Masjid. Buland Darwaja, popularly known as the Gate of Magnificence, was built by Akbar. जब वो गुजरात को जीता था तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था कि गुजरात को तो मैं जीत गया हूँ, तो इसने सेलिब्रेशन में ये बनवा दिया था। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाज़ा। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाज़ा, तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, दिल्ली में। सो द अलाई दरवाज़ा इज़ द मेन गेट ऑफ द साउथ ऑफ द कव्वत अल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब मीनार प्रीमाइसेस। कुतुब कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, यहीं पे बना हुआ। इट हैज़ ए डोम्ड एंट्रेंस which was constructed using red sandstone and is adorned with white marble. It was completed in 1311 AD by Turkish craftsmen. It is one of the fifth building in the India in Islamic architectural style. फर्स्ट बिल्डिंग है इन इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल की है। दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर देख लेंगे दोस्तों। पहला सवाल कहता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ तबकाते नसीरी। तबकाते नसीरी जिसमें इब्न बख्तियार खिलजी के डिटेल को हमने पढ़ा था कि पता चलता है कि कैसे अटैक किया था बिहार में और विक्रमशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था। तो ये लिखा था मिनहाज उस सिराज ने। ये 42वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल था, बाद में भी पूछा गया था ये। तो द टेक्स्ट तबकाते नसीरी रिटन बाय मिनहाज उस सिराज was dedicated to Sultan Nasiruddin Muhammad. The text is divided into 23 volumes and was translated by Reverty into English language. The text describes the victory of Muhammad Ghori over India. सेकेंड नंबर सवाल देख लेंगे दोस्तों। सेकेंड नंबर सवाल कहता है कि द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेशन ऑफ बिहार इज इन तबकाते नसीरी। ये हमने डिस्कस किया था कि 1993 से लेकर जो 1203 तक अटैक में जो पूरा जीता था इब्न बख्तियार खिलजी ने बिहार में, वो सब कुछ मेंशन किया गया है इसी में। सो तबकाते नसीरी इज़ अ मिडीवल टेक्स्ट बाय मिनहाज उल सिराज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स बुक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल। Pieces of evidences in the literature suggest that in 1193 Nalanda University was sacked by Bakhtiyar Khilji. He was a Turk. The Persian historian Minhaj Siraj, his chronicle Tabqat-e-Nasiri reported that thousands of monks were
burned alive and thousands beheaded, सर काट दिया गया था खिलजी के द्वारा. He tried by best to uproot Buddhism, बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया बुद्धिज़्म को. मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाई चालुक्याज ऑफ गुजरात इन, आंसर होगा 1178 AD. मोहम्मद गोरी जो है हारा था भीमदेव सोलंकी के द्वारा 1178 में, जो कि चालुक्य वंशी किंग हुआ करता था गुजरात का. अब दोस्तों देख लेंगे दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस क्वेश्चन. विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी. आधा बिल्कुल जो है रेवेन्यू लेता था ये, 10 किलो अनाज हुआ तो 5 किलो ले लेता था. मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसिडर्ड एज इल फेटेड idealist owing to his ambitious schemes and noble experiments which ended in miserable failures because they were all far ahead of their time. To overcome financial difficulties, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue to half the produce on farmers of Doab, जो कि गंगा और यमुना के दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है, हम जानते हैं. But demand was based on the expected production of, while Alauddin Khilji had fixed the land revenue on the half of the produce. बिल्कुल फिक्स ही कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि कोई कोताही नहीं होगी. Who among the following rulers divided his troops into units of 200, 250 and 500? आंसर होगा 200, 250, 500. ये जो है डिवीज़न किया था इस्लाम शाह ने. So Islam Shah जो था, he was the son of शेर शाह सूरी. He ruled over North India roughly 8 years के लिए and died in 1553. He divided his army battalion into unit of 50, 200, 250 and 500. ऐसे बांटा था. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच सिटी ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड सिराज मशरीक, सिराज ऑफ ईस्ट in the medieval age? आंसर होगा डी, जौनपुर. The city of Jaunpur in India was called Siraj-e-Mashriq, Siraj of East कहते हैं, as it was very important city for education and commerce in the region. Who laid the foundation of new landed aristocracy of Bengal? क्वेश्चन सुनिएगा. Who laid the foundation of new landed aristocracy in Bengal? आंसर होगा मुर्शीद कुली खान. So Murshid Quli Khan, he was the Nawab of Bengal. He replaced Mughal Jagirdari system of revenue with Maljasmani और Maljamini revenue system और Ijra system भी कहते हैं, by which contracts were given for collection of revenue. Later these contractors squeezed out जमींदार्स and came to be known as जमींदार्स. जागीरदार को हटा दिया और जमींदार बन गए, which formed a new landed aristocracy in Bengal. अगला क्वेश्चन देखेंगे. प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस से रिलेटेड है. पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? बहमनी किंगडम का फाउंडर था अलाउद्दीन हसन. अलाउद्दीन हसन. बहमनी किंगडम जो था दोस्तों, इट वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन गंगू बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत. 1347 में द सक्सेसफुल रिवोल्ट ऑफ द न्यू नोबल्स अगेंस्ट मोहम्मद तुगलक resulted in the founding of Bahmani dynasty in south. After his coronation, Alauddin Hasan Gangu assumed the title of Abul Hasan Muzaffar Alauddin Bahman Shah. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से सवाल लेंगे दोस्तों. पहला क्वेश्चन कहता है कि a common feature of to all भक्ति saints was that they composed their verses in the language understood by their followers. मतलब लोकल टाइप के लैंग्वेज में ये जो है ये करते थे. ठीक है, तो लोग ज़्यादा फॉलो करने लग गए इनको. द कंडक्ट ऑफ भक्ति सेंट्स वॉज ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. मेनी ऑफ देम विजिटेड द कंट्री एंड मेट मेनी पीपल हैविंग डिफरेंट व्यूज. दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ हिंदी, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. द सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट gave their verses in regional and local languages so that their followers could easily understand them. This was the main reason behind the development of local languages. अगला सवाल देखेंगे. Which one of the following sultans of Delhi was refused an audience by
निज़ामुद्दीन औलिया, बोला कि ये मेरा ऑडियंस नहीं बन सकता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल मना कर दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने कि मेरा ऑडियंस ये नहीं बनेगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया सॉ द रिजाइम ऑफ मोर देन 7 सुल्तान्स but he never visited their court. Sultan Jalaluddin tried to meet Nizamuddin Auliya through Amir Khusro, but when Nizamuddin Auliya heard that the Sultan was about to come, he moved to Azodhan. When Alauddin asked him to meet, then Sheikh replied, "There are two doors in my home. If the Sultan comes from one door, I will go out by another." He was also known as Mehboob-e Ilahi. मिलते नहीं थे ये In which Sufi order was the Sufi saint सरफुद्दीन याहिया मनेरी एसोसिएटेड? ये वही हैं पटना वाले, तो ये बिलोंग करते थे फिरदौसी से। सूफी सेंट सरफुद्दीन याहिया मनेरी, जिसका मनेर का जो मज़ार है वो भी है पटना में, ही वॉज एसोसिएटेड विद फिरदौसी सूफी ऑर्डर ऑफ बिहार। शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट? तो ये जो जकारिया सब थे सुहरावर्दी से बिलोंग करते थे, आंसर होगा ए। शेख बहाउद्दीन जकारिया 1170 से 1262 तक का पीरियड था इनका। ये स्टार्टेड सुहरावर्दी सेक्ट इन इंडिया। शेख सदर उद्दीन आरिफ जो थे, शेख रख उद्दीन अबुल फतेह थे, शेख जलालुद्दीन सुर्ख थे। दे वर एसोसिएटेड विद दिस सूफी सेक्ट, जिसको बोलते हैं सुहरावर्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हु कंपोज ब्रह्मसा? आंसर होगा इसका मलिक मोहम्मद जायसी। ब्रह्मसा, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम आर some of the texts written by Malik Muhammad Jaisi. Among his texts, Padmavat has an important place in Hindi literature. Brahmasa is a part of Padmavat. अब मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज, ये ना तोप लेके आया था और इसका वारफेयर जो था बिल्कुल स्किल्ड था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी, भरपूर बहुत ज़्यादा नंबर में थे, दूसरी तरफ बाबर जो था वो मिलिट्री स्किल जो था उसको बहुत अच्छा था, तोप भी थे उसके पास। तो क्या करते थे, एक तरफ से घेरते थे, दूसरी तरफ से अटैक करते थे। तो ये जो है सिस्टम लेके आया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था 21 अप्रैल को, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज स्किल्ड वॉरफेयर। द आर्मी ऑफ बाबर वाज स्मॉलर देन द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। Even then, he won the battle with the help of his effective warfare policy. Babur noted Ibrahim Lodi was an inexperienced young man, careless in his movements, who marched without order, halted or retired without method, and engaged without foresight. Next question देखिए, in which of the following battles are the main opponents not correctly stated? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो होगा दोस्तों, महाराणा प्रताप की अकबर से लड़ाई हुई थी 1576 के आसपास में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने हेमू को हराया था, ना कि टीपू सुल्तान और मराठा का। तो तीसरा गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट ऑन 18 जून 1576 बिटवीन फोर्सेज ऑफ मेवाड़ लेड बाई महाराणा प्रताप एंड फोर्सेज ऑफ मुगल्स। अकबर की लड़ाई थी, मतलब जिसको लीड कर रहे थे मान सिंह जो कि अंबर के शासक थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था 1526 में हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल मैंने बताया कि अकबर की जो है हेमू से लड़ाई हुई थी, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें अकबर जीत गया था। इन विच लैंग्वेज वॉज तुजुके बाबरी रिटर्न? तुजुके बाबरी जो है दोस्तों ये लिखी गई है तुर्किश लैंग्वेज में। ये अकबर की जो है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखा था इसने, सॉरी अकबर कह रहा हूँ, बाबर का। द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर wrote his memoir autobiography Tuzuke Babari, also known as Babarnama, written in Turkish language containing related events of his life. अगला सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू व्हाट? ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू व्हाट? पहला कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही है। नहीं, गन पाउडर ये सही नहीं एक्चुअली। दूसरा है देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर।
तीसरा कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वार। हाँ, तोप लेके आया था ये। और तिमुरिड डायनेस्टी भी इसने इस्टेब्लिश की थी, क्योंकि फादर साइड से तैमूर लंग का जो है जीन से बिलोंग करता था। सो गन पाउडर जो है वो भारत में आया था बिफोर बाबर। इट वॉज यूज टू डिमोलिश फोर्ट वॉल्स, बट क्रेडिट फॉर यूजिंग इट इन कैनन्स एंड गन्स गोज टू द बाबर। बाबर डिसेंडेंट फ्रॉम तुर्क मंगोल conqueror Timur on his father's side and Genghis Khan on the mother side. So he ascended the throne in Fargana in June 1494, बहुत कम उम्र में। His accession saw the beginning of Timurid dynasty in the region. He established the Mughal dynasty in India after the victory at Panipat 1526 में। आर्क एंड डोम जो सिस्टम था वो तो सल्तनत पीरियड में ही आ गया था, तो ऐसा नहीं है कि बाबर लेके आया था। अब हम हुमायूं और शेरशाह का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। हुमायूं को भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, और अफ़गानों का जो है नींव पड़ गया था पूरे भारत पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट हुमायूंनामा। ये लिखा था गुलबदन बेगम, इनकी बहन ने। सो गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर। शी वॉज born in 1523 AD and died in 1603 AD. She documented many historical events in her book Humayunnama. Akbar had great respect for her. Gulbadan Begum wrote that she had written the history of Babur and Humayun on the orders of Akbar. She described the battle between Humayun and Kamran in her book. अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि अरेंज प्रॉपरली एज पर द डेट्स ऑफ 4 important battles fought by Humayun. द नेम्स ऑफ बैटल फील्ड आर गिवन बिलो। तो 4 बैटल जो है, बैटल ऑफ चौसा लड़ा था ये, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ देवारा, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ सरहिंद, 4 ये लड़ा था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट बाय हुमायूं इज एज फॉलो, देवारा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। हुमायूं ने डिफीट किया था अफगान रिबल्स को ऑन द बैंक ऑफ गोमती एट देवारा, जिसे दौरा भी कहते हैं, 1532 में हरा दिया था। फिर शेरशाह सूरी जो है उसने हराया हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में 26 जून 1559 को, इन विच ए वाटर फेचर नेम्ड निजाम ने जो है हुमायूं की जान बचाई थी। उसको लेके कूद गया था पानी में और अपने बोट से फिर बाहर निकाल के इसे बचा लिया था। दिस विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द एंड पावर ऑफ द शेरशाह। ही रेड खुतबा बाई हिज नेम, ठीक है, उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, किसने, शेरशाह ने। ऑक्यूपाई द टाइटल ऑफ शेरशाह एंड इनग्रेव्ड हिज क्वाइंस उसी के नाम पे। 17 मई 1540 को अगेन हुमायूं गया कि शेरशाह सूरी को अब हरा दूंगा, बट शेरशाह सूरी फिर से हराया हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। एंड हुमायूं फाइनली जब भागना पड़ गया दिल्ली छोड़ के, और फाइनली जब हुमायूं वापस आया और दिल्ली को दोबारा जीता, तो बैटल ऑफ सरहिंद, उस समय मर गया था शेरशाह सूरी, तो अफ़गानों की आखिरी सेनाओं को हरा के जीत गया था बैटल ऑफ सरहिंद में। नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज़ शोन सो मच विजडम एज दिस पठान। हु रोट दिस वर्ड्स अबाउट शेरशाह सूरी? आंसर होगा H.G. कीने। H.G. कीने। H.G. कीने जो है, कीन राइट्स अबाउट द शेरशाह सूरी, नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज़ शोन as much wisdom as this Pathan. In fact, this comment about Shersha Suri was made because in a very short time he snatched the reign of power from the Mughals in India and took it into the own hand. अगला क्वेश्चन देखेंगे, which of the following rulers at first assumed the title of Hazrat Ala एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान? आंसर होगा हजरत आला पहले और आफ्टरवर्ड सुल्तान जो है कि शेरशाह सूरी ने ही अपना टाइटल लिया था। आंसर होगा सी। सो इन 1534 AD शेर खान जो है ही एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ बंगाल नुसरत शाह। ही एज्यूम द रॉयल टाइटल ऑफ शेरशाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा ऑन June 26, 1539 एंड ऑर्डर टू रीड खुतबा बाई हिज नेम एंड क्वाइंस जो है अपने नाम पे उसने निकाले थे। वेयर इज शेरशाह सूरी का टॉम लोकेटेड? तो ये बिहार के सासाराम में एक बहुत ही प्यारा, मतलब आर्ट के नज़रिए से बहुत ही प्यारा एक टॉम है।
पॉन्ड के बीच में भी बना हुआ है। शेरशाह टॉम्ब इज बिल्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड एट ए प्लेस कॉल्ड सासाराम इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, व्हेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम, आंसर होगा 1532 में, और इसमें जीत भी गया था। सो हुमायूं ने इन्वेड किया था चुनार फोर्ट को फर्स्ट टाइम में 1532 में। हुमायूं बिसीज्ड दिस फोर्ट फॉर 4 months। आफ्टर दैट शेरशाह एक्सेप्टेड हिज सुपरमेसी। In addition to this, he invaded Kalinjar 1531 AD में and annexed रायसीना फोर्ट इन 1532 AD। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute to 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal। आंसर होगा शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी भी कहते हैं। शेर खान made an offer to Mughal Emperor Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of rupees 10 lakh dinar if he was allowed to retain Bengal, but Humayun decline कर दिया। इसी की वजह से मैटर और एक्सकेलेट हो गया और लड़ाई भी हुई। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड म्यूजोलियम फॉर हिज एम्पेयर हस्बैंड। आंसर होगा बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम। सो हाजी बेगम ने कंस्ट्रक्ट किया था म्यूजोलियम फॉर हर हस्बैंड हुमायूं एट दिल्ली ड्यूरिंग 1565 से 72 AD, जिसे टॉम्ब ऑफ हुमायूं भी कहा जाता है। हाजी बेगम ने बनवाया था। मीरक मिर्जा घियात ए पर्सियन was the architecture employed by Haji Begum for his tomb. It is the first dome mausoleum of India made up of white marble. A garden is surrounded outwards of the tomb. अभी भी काफ़ी प्रिजर्व है, आप जाके देख सकते हैं। Who among these rulers divided his troops into units of 200, 250 and 500? ये तो रिपीट हो गया। आंसर होगा इसका इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला सवाल कहता है कि हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आंसर होगा सी, हकीम खान। सो हकीम खान सूर जो था, ही वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ही वॉज ए पठान एडवेंचरर था ये। ए मेंबर ऑफ सूर डायनेस्टी हुआ करता था। हु कमांडेड एन आर्मी ऑफ 5000 अफगान्स इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी ऑन 18 जून 1576। यूसुफ शाह चाक जो था, यूसुफ शाह चाक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वॉज एक्साइल्ड टू बिहार बाई मुगल एम्पेयर अकबर। ही वॉज ब्यूरिड इन, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्यूरी हुआ था बिहार में, और बिहार के ये कहाँ पे ब्यूरी हुआ था, तो बिहार में ये नालंदा में ब्यूरी हुआ था। सो यूसुफ शाह चाक जो है, ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर। यूसुफ शाह जो था, ही एग्जाइल टू बिहार बाई मुगल एम्पेयर अकबर। अकबर के डर से भागा था। ही डायड इन जगन्नाथपुरी उड़ीसा एंड फाइनली जो है इसको बिस्वाक नालंदा में दफनाया गया था। Who of the following Muslim rulers abolished the pilgrimage tax? आंसर होगा अकबर। जिजिया कर को ख़त्म किया किसने किया था, जो कि एक पिलग्रिमेज टैक्स हुआ करता था, ये जो है अकबर ने ख़त्म किया था। इनफैक्ट स्लैवरी को भी अकबर ने ही ख़त्म किया था। तो पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म किया, स्लैवरी को टैक्स किया, जिजिया को ख़त्म किया 1564, 63 और 62 रिस्पेक्टिवली में। जब्ती सिस्टम जो था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये अकबर ने किया था। ठीक है, थ्रू जब्ती सिस्टम का मेन जो टोडरमल इसका फाउंडर था। जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू। समय राजा जो था अकबरी था, और टोडरमल की हेल्प से ये करवाया गया था, विच वाज बेस्ड ऑन द शेड्यूल्स ऑफ दुस्तुर उल अमल एंड जब्ती खसरे फॉर लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन। मोस्ट ऑफ द एरिया वाज बेस्ड ऑन दिस सिस्टम। हु प्रमोलगेटेड दीन इलाही। दीन इलाही जो था, एक अलग तरीके का धर्म बनाना चाहता था अकबर, जिसमें सभी धर्म के जो हेड होते थे उनको ला के डिस्कस किया जाता था। ये एक सिंक्रेटिक रिलीजन टाइप का बनाना चाह रहा था। अकबर लॉन्च तौहीद इलाही, जिसे दीन इलाही भी कहा गया, 1582 में लाया गया था। दीन इलाही वॉज सिंक्रेटिक रिलीजन which intended to merge the best elements of all religions of the community. Indeed, the prophet of this new sect was Abul Fazl, and among Hindus only बिरबल ने एक्सेप्ट किया था दीन इलाही को। राजा भगवान दास एंड मान सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम लोग दीन इलाही को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यूरोपियन पेंटिंग्स वेर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ
अकबर। यूरोपियन पेंटिंग जो है सबसे पहले अकबर के कोर्ट में पेश किए गए थे। हुमायूं ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया और फाइनली जहांगीर ने पेंटिंग को सबसे प्रकाष्ठा पे पहुंचाया था। दसवंत एंड बशावन फेमस पेंटर हुआ करते थे। वो किस मुगल इंपेरियर के कोर्टियर थे? तो आंसर होगा अकबर के। दसवंत और बसावन अकबर के कोर्ट में रहते थे, पेंटर थे बहुत फेमस। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मेंशन किया है 15 आउटस्टैंडिंग जो पेंटर्स हुआ करते थे उनके नाम दिया है इसने अकबरी आईने अकबरी में। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद मिस्कीन, मधेश, जगन, महेश, खेमारन, तारा, सनवाल और हरिवंश। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? आंसर होगा अकबर। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और अकबर का रूल तो हम जानते ही हैं कि 1605 तक रहा था, तो उस समय अकबर ही था। तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1600। कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी उन्होंने उस समय इम्प्रेस थी इंग्लैंड की, और अकबर उस समय राजा थे भारत के। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर कब? आंसर होगा 1576 में। दाऊद खान जो था वो सक्सीड किया अपने फादर को सुलेमान करानी को 1572 में आफ्टर हिज डेथ। दाऊद खान ने इन्वेड किया पटना मुगल फोर्ट को आफ्टर डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अकबर ने मुनीम खान को भेजा कि सप्रोस करो उसको जाके। मुनीम खान आया, उसने डिफीट कर दिया दाऊद खान को इन द बैटल एंड एनेक्स्ड बिहार इन 1574 AD। दाऊद खान भाग गया वहाँ से बंगाल आफ्टर हिज डिफीट एंड मार्च फाइनली 12 को 1576 में टोडरमल जो था मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ज्वाइंटली इन्होंने डिफीट किया फिर से दाऊद को। 10 अकबर ने मर्ज कर लिया बंगाल और बिहार दोनों को 1576 में अपने एम्पायर में। आईने अकबरी रिटन था, किसने लिखा था? ये अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी जो था इट इज़ अ रिटन बाई अबुल फजल, वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ अकबर। ठीक है, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द अकबरनामा आईने अकबरी। इट कंटेन्स द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तबकाते अकबरी जो है दोस्तों which has been sometimes considered more reliable than Abul Fazl Akbarnama was written by। तबकाते अकबारी जो है दोस्तों ये लिखी थी किसने? ये लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। आंसर होगा निज़ामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आफ्टर uniting India, he wanted to unite the Mid East and Western Asia with him as a very important step towards the establishment of world empire। R.P. Tripathi wrote it about which ruler of Mughal India? आंसर होगा अकबर। अकबर के बारे में इन्होंने लिखा है। अब आता है अकबर का बेटा जहांगीर। हु इंट्रोड्यूस दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम? आंसर होगा जहांगीर। दो अस्पा और सी अस्पा सिस्टम जो था इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई जहांगीर। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सिस्टम मनसबदार जो थे दे हैड टू मेंटेन एन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स विदाउट इंक्रीमेंट इन द रैंक, दैट इज जाट। दो अस्पा जो था इन दिस सिस्टम मनसबदार्स वेर हैड टू मेंटेन डबल हॉर्सेज इन कंपेरिजन टू देयर सवार रैंक। और सी अस्पा जो था in this system mansabdar had to maintain a triple the number of horses in comparison to their सवार रैंक। तो मतलब कह सकते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ कराने की कोशिश था। whom of the following Englishman did जहांगीर respected with the title of इंग्लिश खान? आंसर होगा हॉकिंस। हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान कहा हॉकिंस को। देखिए हॉकिंस जो था he was the first Englishman sent by English East India Company to visit the court of Jahangir। ये 1608 में आया था। Jahangir was so much impressed by Hawkins that he gave him the title of English Khan and also made him marry a lady from Armenia। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतमाद उल दौला टॉम जो है आगरा में इट वॉज बिल्ट बाय, ये नूर जहाँ जो कि अपने फादर का टॉम बनवाती है। नूर जहाँ कह सकते हैं कि जहांगीर की वाइफ थी और एक्चुअली शासन यही करती थी अपने पापा के थ्रू, मम्मी के थ्रू, इतमाद उल दौला के थ्रू। इतमाद उल दौला जब मरे तो आगरा में इनका फोर्ट बनवा दिया इसने अपने पापा का।
So tomb of Itmadud-Daulah was built by Noor Jahan at Agra between 1622-1628 after the death of his father. This elegant monument is located on the bank of river Yamuna. The main mausoleum is built with a white marble. Itmadud-Daulah has a special place in the chronicle of both history as well as architecture. The monument is priceless because this is the first tomb in India that is entirely made up of marble. In spite of marble and inlay work, it was for the first time that a new style of ornamentation, that is putra dura, was used. अगला क्वेश्चन देखेंगे. During the time of which Mughal emperor did Sir Thomas Roe came to India? हॉकिंस थॉमस रो दोनों जो है जहांगीर के समय में ही आए थे. सर थॉमस रो जो आया था वो सूरत आया सितंबर 1615 AD में. He was an envoy of King James I of Britain, and in January 1616 he attended the court ruler Jahangir in Ajmer. शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों. व्हाट वाज द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर्स? आंसर होगा कंधार. कंधार के लिए लड़ाई होती रहती थी. कंधार वाज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर्स ऑफ कंधार because it became the issue of prestige or for Persian and Mughals. The expansion of colonialism of both the dynasties was mostly dependent on the suzerainty of Kandahar. अगला क्वेश्चन देखेंगे. हु मेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? आंसर होगा शाहजहां. रेड फोर्ट जो है लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1648 में. सो इन 1648 शाहजहां ट्रांसफर्ड his capital from Agra to Delhi and laid the foundation stone of Shahjahanabad in his name. रेड फोर्ट जो था वो कंप्लीट किया गया 1648 में ही. इज एन इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट ऑफ शाहजहां. It is a irregular octagonal with two long sides on the west and east, and with two main gates, one on the west and other on the south, called Lahori Gate and Delhi Gate. Lahori and Delhi gates respectively. It is unique in architecture and glory. अगला क्वेश्चन देखेंगे. Who among the following historians declare the regime of Shahjahan to be golden era of Mughal period? आंसर होगा सी. एल श्रीवास्तव. औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. Who was the first Mughal ruler who fought against the British? आंसर होगा बी. औरंगजेब. सबसे पहला मुगल रूलर जिसने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी वो था औरंगजेब ही. 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल. द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल्स एंड ब्रिटिश टुक प्लेस इन 1686 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. द मुगल गवर्नर शाइस्ता खान had driven the British out of Hooghly, including Job Charnock. The meaning of jihad carried on by Aurangzeb is what? Answer होगा Dar-ul-Islam. So Aurangzeb was Sunni Muslim. Aurangzeb tried to enforce the Quranic law, according to which enjoins upon every pious Muslim to carry on jihad, जिसको होली वार कहते हैं नॉन मुस्लिम लैंड, जिसको दर उल हर्ब कहा गया है, टिल दे आर कन्वर्टेड टू इस्लाम. हु रोट द आलमगीरनामा? आलमगीरनामा लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने. अब देखेंगे दोस्तों मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल. सो इन द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतासिब वाज व्हाट? मुहतासिब जो था वो एक ऐसा ऑफिसर था जो कि इंचार्ज था पब्लिक मोरल्स का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन मिडिवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? मिडिवल इंडिया में मनसबदारी लाया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन को. अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इन द मिलिट्री एंड सिविल सर्विस ऑफ एम्पायर विच केम टू बी नोन एज मनसबदारी. द मेन intention to introduce mansabdari was to provide a clean and better administration. मदद मास जो था ये indicates in Mughal administration what? आंसर होगा revenue free land granted to learned person. Sometimes Mughal administration issued grant as the madad-e-mas to pious or otherwise worthy recipient as charity. The spirit of composite culture and harmony was impressed in the revenue free grant, that is madad-e-mas, which the nobles
extended to the support of saints, maintenance of religious institutions, religious places, and upkeep of mosaics. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मीनिंग ऑफ वर्ड बंटाई, द मीनिंग ऑफ वर्ड बंटाई ड्यूरिंग मुगल और मिडिवल पीरियड वाज, आंसर होगा सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू. द मीनिंग ऑफ वर्ड बंटाई ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वाज a system of calculating revenue in which real produce was distributed between the state and peasants. Sher Shah Suri opted three systems for calculating revenue, that is नस्क, मुक्ताई, कंकूट, नकदी और जब्ती, या गल्ला बख्शी और बंटाई. बंटाई भी जो था वो तीन तरीके का था, खेत बंटाई, लंक बंटाई और राशि बंटाई. म्यूजिक एंड पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड देखेंगे. हु डिड इलस्ट्रेट्स दास्तान आमिर हमजा, आंसर होगा बोथ ए एंड सी, दैट इज अबू समाद एंड मंसूर. मोस्ट ऑफ द मुगल्स वेर रिनोड as great patrons of the arts. The first endeavor was to complete the pictures of the earliest Mughal illustrated manuscripts. The Dastai-Amir Hamza began in this period of Humayun. It took 15 years to finish under the supervision of Mir Sayyid Ali and then Abdus Samad. More than 50 artists completed it. मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, मैंने पहले ही बताया था कि जहांगीर के समय में सबसे प्रकाष्ठा पे पहुंचा था ये. स्टार्ट अकबर में हुआ, हुमायूं ने इसको काफ़ी काम किया, फिर जहांगीर ने भी इसको चरम पे पहुंचाया था. सो जहांगीर जिसका पीरियड था 1605 से लेकर 1627 तक का, ही हैड एन आर्टिस्टिक inclination. During his reign, Mughal painting developed further as Jahangir was fascinated with art, science and architecture from the young age. He showed a leaning towards painting and had an atelier of his own. His interest in portraiture led to the much development in the art forms. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर होगा हुमायूं. हुमायूं हैड बिल्ट ए गैलरी फॉर पेंटिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है निगारा खाना, वेयर एज according to the book A Critical Study of Mughal Painting During the Akbar Reign by Annu Manu Jain, तस्वीर खाना which was attached to his library, आंसर होगा हुमायूं. Arrange properly as per dates of 4 important battles fought by Humayun, the names of the battlefield. तो ये तो हमने देख ही लिया था, आंसर होगा देवारा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद. ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमने देख लिया था. मुगल पीरियड से मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे. विच एमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, आंसर होगा बी, सूरत. विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू अकबर ऑफ कश्मीर, आंसर होगा सुल्तान जैनुल अबिदीन. सो सुल्तान जैनुद्दीन अबिदीन जो था, ऑन अकाउंट ऑफ हिज लिबरल religious policies and social welfare works was called Akbar of Kashmir. Next question देखिए. Who stated that 5,000 to 25,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar time? आंसर होगा विलियम फिंच. It was said about Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar that the extent of his empire was, तो इसमें थोड़ा डाउट है. इसमें आंसर तो बहुत लोगों ने चांदनी चौक टू पालम लगाया था, लेकिन सही आंसर क्या होगा, नॉट अबाउट बहादुर शाह जफर बट अबाउट मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था. देयर वाज ए फेमस सेइंग इन पर्शियन लैंग्वेज दैट सुल्तानत ए शाह आलम अज दिल्ली एट पालम. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाह आलम द मुगल एम्पायर वाज श्रिंकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट टू दिल्ली ऑफ दिल्ली. पालम वाज लेफ्ट टिल द विलेज. बीपीएससी सर्विस ने इसको कैंसिल कर दिया था क्वेश्चन को ही. खैर, अब आएगा सिक्स सेक्ट देखेंगे, मराठा कॉन्फेडरेसी देखेंगे, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा. तो इस पेज को कवर कर लेते हैं. विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना, आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी. इनका जन्म 1666 AD में हुआ था पटना में, और वहीं पे जो है खालसा पंथ का भी इन्होंने जो है गठन किया था. एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि
एक पटना साहिब जो है बसा हुआ है। मराठा स्टेट एंड कॉन्फिडेंसी से क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वॉज द कैपिटल शिवाजी, आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी का कैपिटल था रायगढ़। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड इन 1674 AD विद द टाइटल ऑफ छत्रपति एंड मेड रायगढ़ हिज कैपिटल। विश्वेश्वर, जिसे हम गगा भट्ट कहते हैं, द फेमस कंटेम्प्रोरी स्कॉलर ऑफ बनारस, कोरोनेटेड एंड डिक्लेयर्ड हिम क्षत्रिय। अष्ट प्रधान जो सिस्टम था ये किस रूलर के समय में था, तो ये शिवाजी के समय में था, जिसमें 8 जो है बड़े बड़े शासक 8 भागों में एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था, जिसमें पेशवा सबसे ऊपर थे, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। अमात्या या फिर मजूमदार जो थे फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर को कहा जाता था। वकी नविस मंत्री जो हुआ करते थे वो इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स स्पेशली इंटेलिजेंस एंड स्पियोनेज। सचिव जो हुआ करते थे, सचिव और सुरनविस, वो थे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल करस्पॉन्डेंस। सुमंत और दबीर जो हुआ करते थे फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। सेनापति और सरे नौबत जो हुआ करते थे मेंटेनेंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड सप्लाई ऑफ मिलिट्री देखा करते थे। पंडित राव जो थे वो हाई प्रीस्ट हुआ करते थे और न्यायाधीश जो थे वो चीफ जस्टिस इनके हुआ करते थे अष्ट प्रधान में। अष्ट प्रधान जो था ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था मराठाओं के समय में, शिवाजी के समय में, मराठाओं के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इस्टेब्लिश्ड अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान को जो है इस्टेब्लिश किया था शिवाजी ने। सरनजामी सिस्टम जो है, शरणजामी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, आंसर होगा अगेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा। सरनजामी सिस्टम जो था दोस्तों, इट वाज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू इन मराठा पीरियड। द लैंड गिवन अंडर सरनजामी सिस्टम वाज प्रोवाइडेड फॉर द लिवलीहुड ऑफ मराठा जागीरदार ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। अब देख लेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल पीरियड, कैसे टूटा मुगल पीरियड। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर टू सिट ऑन मयूर सिंहासन, आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसके बाद तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेके चला गया ईरान में, ठीक है। सो मोहम्मद शाह जो था 1719 से 1748 तक शासन किया। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पेरर टू सिट ऑन द मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको कहा जाता था। नादिर शाह ने अटैक कर दिया था 1739 में और डिफीट कर दिया मुगल्स को करनाल के बैटल में। द कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियन आनंद राम मुखलिस ने लिखते हैं कि नादिर शाह ने 60,000 रुपया वहाँ से लूटा दिल्ली से, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लेके गया और गोल्ड ऑफ 1 करोड़ रुपया ज्वेल जो था वो ज्वेल्स ऑफ 50 करोड़ भी लेके गया। कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन भी अपने साथ ले गया था वो ईरान में। Which of the following Mughal emperors was not allowed to enter into Delhi by वजीर गाजीदीन, आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो टेनर था दोस्तों ये 1759 से लेकर 1806 तक था। हिज रियल नेम वॉज अली गौहर। ही बिकम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज्ड एट रॉयल कोर्ट। इसको दिल्ली ही नहीं घुसने देते थे। ही रीच्ड दिल्ली विद द हेल्प ऑफ मराठाज इन 1772। During his rule, only English captured Delhi in 1803। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है मिडिवल पीरियड खत्म होता है। अगला पीरियड आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसको एक मास्टर वीडियो में देख लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।